हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है अपने YouTube चैनल टारगेट सुपर टैट पर। तो आइए दोस्तों, आज हम देखते हैं 2018 का प्रश्न पत्र। 2018 में जो पूछा गया प्रश्न पत्र है उसे आज सॉल्व करते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि कोहलर यह सिद्ध करना चाहता था कि सीखना, यानी कोहलर यह सिद्ध करना चाहते थे कि जो सीखना है, ए ऑप्शन है, एक ऐसी स्थिति है जिसमें व्यक्ति पशु से श्रेष्ठ है। बी ऑप्शन है, स्वायत्त यादृच्छिक क्रिया है, यहाँ प्रिया नहीं आएगा, क्रिया आएगा। क्या आएगा? क्रिया। सी ऑप्शन है कि संज्ञानात्मक संकार्य है। डी ऑप्शन है, परिस्थिति के विभिन्न अंगों का प्रत्यक्षीकरण है। तो इसका जो ऑप्शन सही हो जाएगा, तो इसका जो तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तीसरा ऑप्शन, यानी संज्ञानात्मक एक संकार्य है। ये क्या है? संज्ञानात्मक एक संकार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा प्रश्न है कि किसी भी नई भाषा को सीखने के लिए कहाँ से प्रारंभ किया जाना चाहिए, यानी हम कोई नई भाषा सीख रहे हैं तो उसके लिए हमें कहाँ से प्रारंभ किया जाना चाहिए। ए ऑप्शन है, अक्षरों व शब्दों के मध्य साहचर्य से। यहाँ पर साहचर्य आएगा। क्या आएगा? साहचर्य, ऐसे आएगा, साहचर्य। अक्षरों व शब्दों के मध्य साहचर्य से। बी ऑप्शन है, वाक्यों के निर्माण से। सी ऑप्शन है, शब्दों के निर्माण से। डी ऑप्शन है, इनमें से कोई नहीं। तो जो किसी भी नई भाषा को सीखने के लिए तो जो प्रारंभ किया जाना चाहिए वह अक्षरों व शब्दों के मध्य साहचर्य से शुरू किया जाना चाहिए, यानी हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है। तीसरा प्रश्न है कि समावेशी कक्षा में किस प्रकार का या के छात्र शामिल होते हैं, यानी जो समावेशी शिक्षा होती है उसमें किस प्रकार के छात्र शामिल होते हैं। ए ऑप्शन है, केवल विशिष्ट छात्र होते हैं। बी ऑप्शन है, सामान्य और विशिष्ट छात्र होते हैं। सी ऑप्शन है, केवल सामान्य छात्र होते हैं। और डी ऑप्शन है, बहुभाषी और प्रतिभाशाली छात्र होते हैं। तो यह एक जो समावेशी कक्षा होती है उसमें जो छात्र शामिल होते हैं, तो वो जो छात्र शामिल होते हैं सामान्य भी होते हैं और विशिष्ट छात्र भी शामिल होते हैं, यानी बी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। चौथा प्रश्न है कि अधोलिखित ने गणित संबंधी, यानी अधोलिखित में, यहाँ पर क्या होगा? अधोलिखित में गणित संबंधी अधिगम अक्षमता को कौन सा पद परिभाषित करता है। ए ऑप्शन है, नीरसता संबंधी दोष। बी ऑप्शन है, पठन दोष, यहाँ पठान नहीं होगा, पठन होगा। क्या होगा? पठन दोष। सी ऑप्शन है, गणना दोष। डी ऑप्शन है, इनमें से कोई नहीं। तो जो गणित संबंधी और अधिगम क्षमता से जो परिभाषित करता है तो वह गणना दोष होगा। क्या होगा? गणना दोष होगा, यानी गणित से संबंधित है तो वो गणना संबंधी दोष होगा, यानी इसका सी ऑप्शन सही है। छठवां प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा संवेग का तत्व नहीं है, यानी इनमें से संवेग का तत्व कौन सा नहीं है। ए ऑप्शन है, व्यवहारात्मक। बी ऑप्शन है, दैहिक। सी ऑप्शन है, संज्ञानात्मक। और डी ऑप्शन है, संवेदी। तो जो संवेग का तत्व नहीं होता है, तो वो संवेदी नहीं होता है। क्या नहीं होता है? संवेदी नहीं होता है, यानी हमारा डी ऑप्शन सही आंसर है। क्या है? डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। आठवां प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी अच्छी शिक्षण की विशेषता नहीं है। ए ऑप्शन है, स्वेच्छाचारी। बी ऑप्शन है, जनतांत्रिक। और सी ऑप्शन है, सहानुभूतिपूर्ण। और डी ऑप्शन है, वांछनीय सूचना देने वाला। तो जो अच्छे शिक्षण की विशेषताएं नहीं होती हैं, अच्छे शिक्षण की जो विशेषताएं नहीं होती हैं तो वो स्वेच्छाचारी नहीं होती हैं। कौन सी नहीं होती हैं? स्वेच्छाचारी नहीं होती हैं, यानी ए ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। नौवां प्रश्न है कि अभिप्रेरणा का प्रत्याशा सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है। ए ऑप्शन है, विक्टर ब्रूम के द्वारा। बी ऑप्शन है, मास्लो के द्वारा। सी ऑप्शन है आपका, हर्जबर्ग के द्वारा। और डी ऑप्शन है, स्किनर के द्वारा। तो जो अभिप्रेरणा का प्रत्याशा सिद्धांत है वह विक्टर ब्रूम के द्वारा दिया गया है। किसके द्वारा दिया गया है? विक्टर ब्रूम के द्वारा दिया गया है, यानी इसका भी ए ऑप्शन सही आंसर होगा। 10वां प्रश्न है कि अग्रिम व्यवस्थापक प्रतिमान किस परिवार से संबंधित है। ए ऑप्शन है, वैयक्तिक। बी ऑप्शन है, सामाजिक अंतःक्रिया। सी ऑप्शन है, सूचना प्रक्रियाकरण। और डी ऑप्शन है, व्यवहार परिमार्जन। तो जो अग्रिम व्यवस्थापक प्रतिमान है वह जो संबंधित है वह सूचना
प्रक्रियाकरण से संबंधित है। किससे? सूचना प्रक्रियाकरण से संबंधित है, यानी इसका सी ऑप्शन एकदम सही आंसर है। 11वां प्रश्न है कि कौशलों के स्थानांतरण के लिए कौन सा उपयोगी है? इनमें से जो कौशल के स्थानांतरण हैं उनके लिए कौन सा उपयोगी है? ए ऑप्शन है कौशल अंतरण एक गति है न कि उद्देश्य, यानी जो कौशल अंतरण है वो एक गति है न कि उद्देश्य। बी ऑप्शन है रेखीय अभिक्रम। सी ऑप्शन है साखी अभिक्रम, साखी होगा यहाँ पर, खाकर गोश होगा, क्या होगा? साखी, ऐसे करके साखीय, साखी अभिक्रम। और डी ऑप्शन है तैयारी अर्जन। तो जो कौशलों के स्थानांतरण के सबसे जो उपयोगी होता है तो कौशल एक अंतरण है। क्या है? कौशल एक अंतरण है, न कि उद्देश्य, न कि उद्देश्य, यानी हमारा ए ऑप्शन इसका भी सही आंसर हो जाएगा। 12वां प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा शिक्षण का सूत्र नहीं है, यानी इनमें से शिक्षण का सूत्र कौन सा नहीं है? ए ऑप्शन है सरल से कठिन की ओर। बी ऑप्शन है अनिश्चित से निश्चित की ओर। सी ऑप्शन है दृश्य से अदृश्य की ओर। और डी ऑप्शन है कि निगमन से आगमन की ओर। तो जो शिक्षण का सूत्र नहीं होता है वह निगमन से आगमन की ओर नहीं होता है, यानी डी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। 13वां प्रश्न है कि सूक्ष्म शिक्षण चक्र का प्रथम पद होता है, यानी जो सूक्ष्म शिक्षण चक्र का प्रथम पद होता है वो कौन सा होता है? पहला ऑप्शन है इसका ए प्रतिपुष्टि है। बी ऑप्शन है शिक्षण है। सी ऑप्शन है योजना बनाना है। डी ऑप्शन है प्रस्तावना है। तो जो सूक्ष्म शिक्षण चक्र का जो प्रथम पद होता है, क्या होता है? प्रथम पद होता है, तो वह योजना बनाना होता है। क्या होता है? योजना बनाना होता है, यानी सी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। 14वां प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा अवबोध स्तर के शिक्षण में शामिल है? ए ऑप्शन पृथक्करण। बी ऑप्शन अनुप्रयोग। सी ऑप्शन तुलना। डी ऑप्शन है अन्वेषण। तो जो अवबोध स्तर के शिक्षण में जो शामिल होता है तो वह अन्वेषण होता है। क्या होता है? अन्वेषण, यानी डी ऑप्शन सही आंसर है। 15वां प्रश्न है कि शैक्षिक सुधारों में प्रभावी विकेंद्रीकरण तभी संभव होगा। पहला पॉइंट है जब खंड व संकुल संदर्भ केंद्र की भागीदारी बढ़े। बी ऑप्शन, यानी दूसरा इसका पॉइंट है कि स्थानीय संदर्भ व्यक्ति उपलब्ध हों। और तीसरा पॉइंट है अध्यापकों के पास संसाधन और प्रासंगिक सामग्री भी मौजूद हो। पहला ऑप्शन कह रहा है इसका कि ए और तीसरा दोनों सही है। दूसरा है यानी पॉइंट 1 और पॉइंट 2 दोनों सही हैं। सी ऑप्शन है इसका कि पॉइंट 2 और पॉइंट 3 दोनों सही हैं। और पॉइंट डी यानी डी ऑप्शन कह रहा है कि पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3 ये तीनों ही सही हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पहला, दूसरा, तीसरा पॉइंट बिल्कुल सही है। 16वां प्रश्न है कि एक छात्र पढ़ रहा है, यानी ये जो एक छात्र है वह पढ़ रहा है, उसका नाम लेकर किसी ने उसे बुलाया। निम्न में से किस संवेदना द्वारा वह छात्र अपनी अनुक्रिया प्रकट करेगा? यानी कोई छात्र पढ़ रहा है और उसका नाम किसी ने लेकर के बुलाया है तो वो कौन सी क्रिया करेगा? पहला ऑप्शन है इसका दृष्टि संवेदना करेगा। बी ऑप्शन है स्पर्श संवेदना करेगा, यानी छूकर उसे। तीसरा ऑप्शन है ध्वनि संवेदना। और डी ऑप्शन है प्रत्यक्षण संवेदना। तो उसे वह ध्वनि संवेदना करेगा। क्या करेगा? ध्वनि संवेदना करेगा। देखेगा भी नहीं, स्पर्श भी नहीं करेगा, प्रत्यक्षण भी संवेदना नहीं करेगा, तो वह ध्वनि संवेदना करेगा। क्या करेगा? ध्वनि, यानी इसका तीसरा ऑप्शन सही है। 17वां प्रश्न है कि पियाजे के सिद्धांत के अनुसार प्राक संक्रियात्मक अवस्था की अवधि क्या है? ए ऑप्शन है 4 से 8 वर्ष। बी ऑप्शन है जन्म से 2 वर्ष। सी ऑप्शन है 2 से 7 वर्ष। और डी ऑप्शन है 5 से 8 वर्ष। तो जो पियाजे हैं उनके सिद्धांत के अनुसार जो प्राक संक्रियात्मक अवस्था होती है वह आपकी 2 से 7 वर्ष होती है। कौन सी होती है? 2 से 7 वर्ष होती है, यानी हमारा सी ऑप्शन सही आंसर होगा। 18वां प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी बाद की बाल्यावस्था के बौद्धिक विकास की विशेषता नहीं है? ए ऑप्शन है भविष्य की योजना की सूझबूझ। बी ऑप्शन है विज्ञान की काल्पनिक कथाओं में अधिक रुचि। सी ऑप्शन है बढ़ती हुई तार्किक शक्ति। और डी ऑप्शन है काल्पनिक भय का अंत।
तो जो बाल्यावस्था के बौद्धिक विकास की जो विशेषता नहीं होती है, तो वो भविष्य की योजनाओं की सूझबूझ नहीं होती है। क्या नहीं होता है? ए ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी भविष्य की योजनाओं की सूझबूझ। 19वां प्रश्न है कि इनमें से कौन सा मनोवैज्ञानिक भाषा विकास से संबंध है, यानी इनमें से कौन सा मनोविज्ञान भाषा विकास से संबंधित है। यानी जो ये 4 आपको विकल्प दिए गए हैं, इनमें से कौन सा जो मनोवैज्ञानिक है जो भाषा विकास से संबंधित है। ए पावलोव, बी बिने, सी चॉम्स्की और डी मास्लो। तो जो भाषा विकास से संबंधित होता है तो वो चॉम्स्की होता है। क्या होता है? चॉम्स्की। यानी हमारा सी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। 20वां प्रश्न है कि थॉर्नडाइक ने अपने सिद्धांत को किस शीर्षक से सिद्ध किया है। ए ऑप्शन है संज्ञानात्मक अधिगम, बी ऑप्शन है अधिगम के प्रयास एवं भूल के सिद्धांत, सी ऑप्शन है संकेत अधिगम और डी ऑप्शन है स्थान अधिगम। तो जो थॉर्नडाइक ने अपने सिद्धांत को जो शीर्षक से सिद्ध किया था वह अधिगम के प्रयास एवं भूल के सिद्धांत थे, यानी बी ऑप्शन इसका सही है। बी ऑप्शन कह रहा है अधिगम के प्रयास एवं भूल के सिद्धांत से थॉर्नडाइक ने अपने सिद्धांतों को प्रकाशित किया है। 20वां प्रश्न है गिरोह अवस्था किस आयु वर्ग एवं विलंब विकास से संबंधित है। ए ऑप्शन है 16 से 19 वर्ष एवं नैतिकता, बी ऑप्शन है 3 से 6 वर्ष एवं भाषा, सी ऑप्शन है 8 से 10 वर्ष एवं समाजीकरण, डी ऑप्शन है 16 से 19 वर्ष एवं संज्ञानात्मक। तो जो गिरोह अवस्था होती है वह 8 से 10 वर्ष की अवस्था होती है। कौन सी होती है? 8 से 10 वर्ष की अवस्था को हम गिरोह की अवस्था कहते हैं। यानी हमारा जो 21 है इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वह तीसरा सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। 22वां प्रश्न है कि पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की तृतीय अवस्था निम्न में से कौन सी है। पहला ऑप्शन है औपचारिक संक्रियावस्था, बी ऑप्शन है पूर्व संक्रियावस्था, सी ऑप्शन है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और डी ऑप्शन है संवेदनात्मक गामक अवस्था। तो जो पियाजे के अनुसार है वो जो तृतीय अवस्था होती है वो आपकी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था होती है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था होती है, ये आपका तीसरा ऑप्शन है। और इसकी जो अवधि होती है वो 7 से 11 वर्ष या 12 वर्ष होती है। 7 से 11 वर्ष या 12 वर्ष होती है। तेईसवां प्रश्न है कि निम्न में से अधिगम में योगदान देने वाले मनोवैज्ञानिक कारकों में कौन शामिल नहीं है। ए ऑप्शन है अधिगम की इच्छा, बी ऑप्शन है प्रेरणा, सी ऑप्शन है रुचि और डी ऑप्शन है विषय वस्तु का स्वरूप। तो जो अधिगम में योगदान देने वाले जो मनोवैज्ञानिक होते हैं वो विषय वस्तु का स्वरूप होता है। जो उनमें शामिल नहीं होती हैं वो विषय वस्तु का स्वरूप होता है। 24वां प्रश्न है कि निम्न में से सामाजिक मूल्य कौन सा है, यानी इनमें से सामाजिक मूल्य कौन सा है। ए ऑप्शन है सहायतापरक व्यवहार, बी ऑप्शन है प्राथमिक लक्ष्य, सी ऑप्शन है मूल प्रवृत्ति, डी ऑप्शन है आक्रामकता की आवश्यकता। तो जो निम्न में से सामाजिक मूल्य होता है वो सहायतापरक व्यवहार होता है। क्या होता है? सहायतापरक व्यवहार होता है, यानी हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है। 25वां प्रश्न है कि पश्य अन्वेषण तथा साधन साक्ष्य विश्लेषण निम्न में से किसके उदाहरण हैं। ए ऑप्शन है स्वतः शोध के हैं, बी ऑप्शन है एल्गोरिदम के हैं, सी ऑप्शन है मानसिक वृत्ति के हैं, डी ऑप्शन है प्रकार्यात्मक स्थिरता के हैं। तो जो पश्य अन्वेषण तथा साधन साक्ष्य जो विश्लेषण हैं, जो उदाहरण होते हैं वह स्वतः शोध के उदाहरण होते हैं। किसके होते हैं? स्वतः शोध के उदाहरण होते हैं, यानी ए ऑप्शन इसका भी सही आंसर है। 26वां प्रश्न है कि सीखने के वक्र अभ्यास द्वारा सीखने की मात्रा, गति और प्रगति की सीमा को ग्राफ पर प्रदर्शित करते हैं, यह किसने कहा है। ए ऑप्शन है स्किनर ने, बी ऑप्शन है रॉस ने, सी ऑप्शन है एबिंगहास ने और डी ऑप्शन है एम.एल. बिग्बी ने। तो जो सीखने के वक्र अभ्यास द्वारा सीखने की मात्रा और गति प्रगति की सीमा को ग्राफ पर प्रदर्शित करते हैं, तो यह जो कहा है वह एबिंगहास ने कहा है। किसने कहा है? एबिंगहास महोदय ने कहा है, यानी सी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। 27वां प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा थॉर्नडाइक के अधिगम के प्राथमिक नियमों में शामिल नहीं है, यानी जो थॉर्नडाइक महोदय थे उनके प्राथमिक नियमों में शामिल नहीं है। पहला ऑप्शन है साहचर्यात्मक स्थानांतरण का नियम, बी ऑप्शन है अभ्यास का नियम और सी ऑप्शन है प्रभाव का नियम और डी ऑप्शन है तत्परता का नियम।
तो जो थॉर्नडाइक के अधिगम के प्राथमिक नियमों में शामिल नहीं है तो वो हो जाएगा आपका साहचर्यात्मक स्थानांतरण का नियम, यानी पहला ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम, तत्परता का नियम, ये इनके 3 मुख्य नियम हैं। क्या हैं? 3 मुख्य नियम हैं। 28वां प्रश्न है कि अनुक्रिया सिद्धांत किसके अनुकूलन पर बल देता है? पहला है तर्क, बी ऑप्शन है व्यवहार, सी ऑप्शन है चिंतन और डी ऑप्शन है अभिप्रेरणा। तो जो अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत है, तो जो अनुकूलन पर बल देता है तो वह आपके व्यवहार पर बल देता है। किस पर बल देता है? व्यवहार पर बल देता है, यानी इसका बी ऑप्शन एकदम सही आंसर हो जाएगा। 29वां प्रश्न है कि क्रिया प्रसूत अनुबंधन का दूसरा नाम है, यानी जो क्रिया प्रसूत अनुबंधन का दूसरा नाम है, ए ऑप्शन है समीपस्थ अनुबंधन है, बी ऑप्शन है नैमित्तिक अनुबंधन है, सी ऑप्शन है प्राचीन अनुबंधन है और डी ऑप्शन है चिन्ह अनुबंधन है। तो जो क्रिया प्रसूत अनुबंधन का जो दूसरा नाम है तो वो हो जाएगा आपका नैमित्तिक अनुबंधन। क्या हो जाएगा? नैमित्तिक अनुबंधन, यानी इसका बी ऑप्शन एकदम सही आंसर होगा। और यह लास्ट प्रश्न है, क्या निम्न में से कौन सी अधिगम की एक विशेषता नहीं है? यानी इनमें से अधिगम की एक विशेषता नहीं है। ये ऑप्शन कह रहा है कि अधिगम का अवलोकन प्रत्यक्ष रूप से किया जा सकता है। बी ऑप्शन कह रहा है कि अधिगम व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन होता है। तो यह तो सही है कि अधिगम होता है, व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन होता है। अधिगम प्राणी की अभिवृद्धि है, तो जो अधिगम होता है प्राणी की अभिवृद्धि नहीं होता है। अधिगम एक लक्ष्योन्मुखी प्रक्रिया है, ये सही हो सकता है कि जो अधिगम होता है एक लक्ष्योन्मुखी प्रक्रिया है। तो इनमें से जो विशेषता नहीं है, तो अधिगम प्राणी की अभिवृद्धि है, ये भी सही हो सकता है। लेकिन अधिगम का अवलोकन प्रत्यक्ष रूप से किया जा सकता है या नहीं हो सकता, यानी अधिगम का जो अवलोकन है वो प्रत्यक्ष रूप से नहीं किया जा सकता है, यानी हमारा ए ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।